आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चर राशि क्या होती है? हिंदी में चर और इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। तो चर क्या होते हैं? हाँ, जो फिक्स नहीं होते। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक वर्ड से क्या समझते हो? लीनियर, जिसकी पावर 1 होती है। चैप्टर नंबर 2 में लगभग हम लोगों ने आधा चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये बताओ व्यंजक और समीकरण क्या होते हैं? व्यंजक और समीकरण में क्या डिफरेंस है? व्यंजक और समीकरण, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। देखो, आपको मैंने बताया था ये 2x² प्लस मैंने 4x लिख दिया, ये क्या है? एक व्यंजक है। क्यों? मैंने आपको बताया था कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से, ठीक है, उनके हेल्प से जो हम लोग बनाते हैं, जो ग्रुप उनका होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। इसके पीछे एक शर्त क्या होती है कि इनके इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। अगर सेम आप इसी के साथ 2x² प्लस 4x = 0 लगा देते हो, ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x केवल, ये भी व्यंजक है। अब आप बोलोगे इसके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, 3 × x लिख सकते हो, तो इंटू है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, यही होते हैं। तो इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। और क्या लिख सकते हो आप? 5x² प्लस 2, ये भी क्या है? व्यंजक ही तो है। ठीक है, अगर मैंने 3x = 0 लिख दिया, ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है, ये बात हो गई। यानी जो समीकरण और एक्सप्रेशन में केवल इतना डिफरेंस होता है, एक जो इक्वेशन होता है यानी समीकरण होता है, उसमें क्या होता है? 0 लगा होता है, = 0। और जो आपके व्यंजक होते हैं यानी एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है? 0 नहीं लगा होता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी आप जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हो ax प्लस bx प्लस c = 0, ax प्लस bx प्लस c = 0, जहां पर a और b क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होने चाहिए, और साथ में a, b, c बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर। अच्छा, a और b 0 क्यों नहीं होने चाहिए? a और b 0 इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर आप 0 यहाँ पे रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 0। ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, है ना? इसीलिए यहाँ पे आपका a और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें देखो ये आपकी कोई क्या हो गई? एक लाइन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी एक लाइन हो गई। और यहां पे आप इसको x1 a1, सॉरी यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, x y
होगा ना, 2 चर होने चाहिए। ठीक है, चैप्टर का हमारा क्या नाम है, 2 चर। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने दोनों जगह x लिख दिया था, वो तो एक ही चर कहलाया ना, एक x एक ही चर तो हुआ, 2 होना चाहिए ना, तो x y ले लो। हाँ, कोई भी 2 ले सकते हो। और ए बी सी क्या है, ये पहले भी मैंने बताया, ये कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है यहाँ पे, ये कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे कंपेयर करते थे, है ना, ए का कंपेयर करते थे ना नंबर से, ए का कंपेयर बी का कंपेयर करते थे, तो ये एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन वेरिएबल्स कौन है, एक्स वाई, तो ये 2 चर हो गए, एक एक्स और एक वाई। हाँ, बट इसे एज अ कांस्टेंट यहाँ पे लिखे हैं ना हम लोग, जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, व्यापक रूप लिखते हैं, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा है ax² + bx + c। तो ये मेन वेरिएबल तो ये है x वाला एक चर, और ए बी सी क्या है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो कंपेयर करते हो आप। इसके कंपेयर करो, ये लो, x का आप थोड़ी लिखते हो, a की जगह तो लिखते हो 3, b की जगह 4 लिखते हो, c की जगह 5 लिखते हो। तो ए बी सी क्या है, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू को ही तो बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपके लिखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, a1x + b1 + y + c। ठीक है, आगे आप इसको क्या लिख सकते हो, a2x + b2y + c2। ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, दूसरी लाइन। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये कौन हो गई, सेकेंड लाइन। ठीक है, हाँ, a2x + b2y + c2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, हम लोगों ने ग्राफीय सॉल्यूशन किया था, ग्राफ में बनाया था, x एक्सिस और y एक्सिस पे मैंने बनाया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने केवल एक रेखा को बनाया था, एक रेखा, एक ही तो थी, उसी को तो लाइन और एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। यहां पे कितनी लाइन है, 1 2, कितनी लाइन है, 2 लाइन है। ठीक है, तो जब 2 लाइन है तो इनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, यानी इनको ग्राफ पे कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो देखो, इनकी 3 कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, इनकी 3 कंडीशंस बनती हैं जब हम इन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगर ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, ऐसे जैसे मान लो ये ग्राफ बन गया। एक मिनट, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होती है, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ये 0 0 होता है। ठीक है, यहां पे देखो, अगर आपकी 2 लाइन ऐसे गई, एक ऐसे गई, ऐसे, जब इन ऐसे 2 लाइन होगी, इनका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x y है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। x y कैसे लिखते हो आप, ऐसे ही तो लिखते हो, x y आप ऐसे लिखते हो ना, इनके निर्देशांक x और y के फॉर्म में पहले x होता है, फिर y होता है। तो यहां पे जब आप x y की वैल्यू निकालोगे और इसी पे लाइन खींचोगे, है ना, तो इसकी और इसकी जब लाइन आप खींचोगे तो ये क्या करेगा, बीच में काटेगा एक जगह पे। अगर एक जगह पे काटता है तो इसे हम कौन सी लाइन बोलेंगे, तब हम इसे बोलेंगे कि ये दोनों एक बिंदु पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ, काटते हैं, प्रतिच्छेद, काटना, इंटरसेक्ट, काटते हैं, एक बिंदु पे काट रहे हैं। और अगर 2 लाइन आप ग्राफ में दिखा रहे हो और वो क्या कर रही हैं, काटती हैं एक जगह पे, तो इसका मतलब होता है कि उसका केवल एक हल है।
केवल एक हल है, मतलब एक आंसर आएगा बस। ठीक है, क्या समझा? दो लाइन आपको दी गई हैं, और जब आपने उसका एक्स वाई की वैल्यू निकाला, एक्स वाई इसकी, एक्स वाई इसकी, और आपने इस ग्राफ में एक बार भाई एक्स वाई इसका आया, एक्स वाई इसकी आई, ठीक है, तो आप इसके लिए एक्स वाई खींचोगे ना रख के, और इस पे खींचोगे, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेंगी? काटेगी। कितनी जगह पे? एक जगह पे, एक जगह पे काटेगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा? इनका केवल कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फर्स्ट है आपकी, सेकंड कंडीशन, आपने इनकी वैल्यू निकाली, ठीक है, इनकी वैल्यू निकाली, अगर रेखाएं जो हैं वो नहीं काटी, वो नहीं काटी, मतलब वो ऐसे चली गई, ये क्या समांतर है, और हम सीधे सीधे चले गए, मतलब ये दोनों सीधे सीधे चल गई, क्या कहीं दोनों मिलेंगी? नहीं। जो आप रोड देखे हो, रोड जिस पे चलते हो, दो छोर होते हैं उसके, एक ये, क्या वो दोनों छोर कभी मिलते हैं लाइफ में? आज तक कोई ऐसा रोड देखा जहां मिले हो? किनारा दोनों, आप बोलोगे रोड मोड़ पे, तो वो भी तो ऐसे घूम जाता है, ये देखो ऐसे, क्या ये ऐसे आके इसे काटता है कभी? नहीं, समांतर हो गया। उसी तरह ये क्या हो गया? समांतर। मतलब कि जब आप ग्राफ में इन दोनों की वैल्यू रखोगे और ग्राफ में उसको खींचोगे, तो ये कहीं भी मैच नहीं करेंगी। और जब ये मैच नहीं कर रही हैं, अगर रेखा कोई एक दूसरे को मैच नहीं कर रही, कहीं भी नहीं काट रही है, तो उसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर। समांतर मतलब समान अंतर, दोनों के बीच में समान अंतर है। जैसे रोड बिल्कुल बराबर पे रहती है अगर अच्छी से बनी है, बाकी आजकल के रोड तो जा नहीं रहे हो, है ना? तो ये समांतर रेखा हो गई। अब जब ये कहीं काट रहा है, कभी काटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हाँ, ठीक है। अगर ये कोई ही नहीं काटता है, तो ये क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होता। अच्छा, इसका आंसर लिखा है केवल एक हल। केवल एक हल क्यों लिखा है? केवल एक हल क्यों लिखा है? क्योंकि केवल एक जगह काट रहा है। इसके बाद ये क्या कभी कटेगा? आप आगे बढ़ाते जाओ, ये तो और दूर होते जाएगा। लो बढ़ाओ, है ना, ये तो और दूर होते जाएगा। क्या काट रहा है? कभी, यानी एक बार काट दिया और काट के चल दिए, इसीलिए इसका केवल एक हल। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी बस समझते चलो, ठीक है। आपकी ये दो रेखा दी हुई है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसके लिए कंडीशन है? इसके लिए, पहले के लिए। और इसे कौन सी रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदित रेखा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कितने बिंदु पे कर रहे हैं? एक पे कर रहे हैं, इसीलिए इसका कितना हल होगा? एक हल होगा, यानी एक आंसर आएगा इसका। ठीक है, पहली स्थिति क्लियर हो गई, कंडीशन। सेकंड क्या है? सेकंड मैंने अभी आपको बताया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। हमने दो आपको रेखा गिवन थी, यही वाली आपकी रेखा गिवन है। मान लो कोई भी, इसका भी जब आप निकालोगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी ना। एक्स को रखने पे एक बार वाई को रखा, पिछले वाले चैप्टर में लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पे क्या होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे का मैच नहीं किया, इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यानी आप क्या करोगे? ये है ना, ये इन दोनों को लिख दोगे, इसका a1 इसका a2। ये a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट है भाई, जो शुरू में लगता है।
लगता है ना 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है ना। देखो इसको लिख के दिखा देता हूँ। मान लो चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू -9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये है, इसका आप कंपेयर कर लो। ये क्या है? a1 है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो मिलाओ, a1 b1 लिखो, a1 a2 लिखो, a1 a2 कितना हुआ? 2/4। b1 b2 3/6। c1 c2 कितनी हो गई? ठीक है। अरे बस ये लिख तो दिया है, बस यही है बॉटम की। 2/4, 3/6, 9/8, 18। ये मेन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिखा तो है। ये मेन फॉर्म आपका ये होता है। पीछे भी आप लोग पढ़े हो द्विघात समीकरण का, ax² bx प्लस c। त्रिघात का मैंने बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फिर उसके जगह पे आप लिखते हो ना कोई भी समीकरण, तो मेन फॉर्म ये होता है। तो इसको तो a1 ही बोलोगे ना, इसकी जगह पे तो यार 10 20 5 10 कुछ भी लिखो, मेन फॉर्मूला। तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करो तो क्या बनेगा? a1 क्या है? 2 है। मेन फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो a1 की जगह क्या लिखा हुआ है? इससे कंपेयर करो। ये a1 की जगह क्या लिखा हुआ है? 2, तो a1 की जगह 2 लिख दिए। तो ऐसे ही ना कंपेयर करोगे। नीचे क्या है? नीचे क्या होता है फॉर्मूले में? a2 होता है। तो a2 को कंपेयर नीचे वाले से करो, ये लो। ठीक है, ये हो गया। तो ये 4। b1 कहाँ है? b1 ऊपर वाले का देखो, b2 नीचे वाले का देखो। 6 बस देखना है यार, b1 b2 बोलने हैं, कंपेयर कराना है। वही थोड़ी कंपेयर करा रहे हो, बस उसके गुणांक को लेना है। अब इनको काटो। ये क्या बना? 1/2, 1/2। ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। ये क्या हो रहा है? बराबर आ गया। तीनों बराबर हो गए। क्या इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है? इस कंडीशन में क्या बोला कि ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, चल जाएगा। a1 a2 b1 b2 तो बराबर हो जाएंगे। चलो ये अब यहां तक तो आपका सही है। यहां पे देखो आप दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेद रेखा है। ये कौन सी है? ये कौन सी हो गई? समांतर रेखा है। ठीक है। अब यहां पे तो इसमें समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है? b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। लेकिन ये तो इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये समांतर रेखाएं नहीं है। क्या ये प्रतिच्छेद रेखा है? ये दोनों रेखा क्या प्रतिच्छेद हैं? प्रतिच्छेद के लिए क्या होना चाहिए? a1 a2 और b1 b2 समांतर नहीं होने चाहिए, बराबर। क्या लिखा है? नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्या ये बराबर है? यहाँ पे बराबर है। ये देखो 1/2 1/2 बराबर हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए। यानी ये प्रतिच्छेद रेखा भी नहीं है। प्रतिच्छेद रेखा होने के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। अरे सॉरी, हाँ, बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब ये प्रतिच्छेद रेखा नहीं है। समांतर रेखा के लिए क्या होना चाहिए? चलो भाई, ये दोनों तो हम बराबर मान लेते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी बराबर हो गया। यानी ये समांतर रेखा भी नहीं है। ठीक है, जो यानी थर्ड जो आपकी कंडीशन है वो ये है, यानी ये आपकी समांतर रेखा होगी। थर्ड जो कंडीशन है वो हो गई संपाती रेखा। संपाती रेखा। अब संपाती रेखा क्या होती है? जब आपका ये x और y बना तो इसमें आपने कोई रेखा खींचा, ऐसी कोई रेखा खींचा आपने, और इसी के ऊपर से वो चली जाए, मान लो एकदम उसी, हाँ एकदम उसी पे, एकदम
चढ़ के लाइट, हाँ बिल्कुल, एक के ऊपर एक। ये काट के जा रही है, ये बराबर ही नहीं हो रही है, मतलब काट ही नहीं रही है, बिल्कुल टच ही नहीं कर रही कहीं, और ये उसी के ऊपर एकदम चला जाए। हाँ, जैसे पटरी के ऊपर ट्रेन एकदम बराबर बराबर चलती है ना, उसी की तरह ये भी चलने लगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? संपाती। और इसका आपके पास इसका वो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 B1 B2 इक्वल टू C1 C2, तीनों बराबर है। इसी तरह आपने कंपेयर किया और अगर तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी? संपाई। तो संपाती, तो ये क्या है? संपाती रेखाएं, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहां मैच कर रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये क्या हो गई? संपाती रेखा हो गई। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आई? आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। कोई लड़की है जो कि स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपये में उसने क्या किया? 2 पेंसिल खरीदा और 3 रबड़ खरीदा उसने। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय मतलब समझ रहे हो क्या होता है? आपको केवल एक्स वाई के फॉर्म में लिखना, समीकरण के फॉर्म में जो लिखते हो ना, वो आपका हो गया बीजगणितीय फॉर्म। और ग्राफिक मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखाना। ठीक है, ग्राफ में अगर ग्राफ नहीं बोलता, केवल बीजगणितीय बोलता है, तो आप केवल समीकरण बना के छोड़ दोगे। लेकिन अगर बोलेगा ग्राफीय भी बताओ, ग्राफी यानी ज्यामितीय रूप भी आप बताइए, तब आपको ग्राफिक भी बनाना पड़ेगा, यानी ग्राफ पे भी दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला है? ज्यामितीय, बीजगणितीय और ग्राफिकीय दोनों रूप में आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसने दुकान पे क्या खरीदा है? 2 पेंसिल खरीदी है और 3 रबड़ खरीदा है। ठीक है, उसने क्या खरीदा है? रोमिला जो है वो पेंसिल कितनी ली है? 2 पेंसिल 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़। ठीक है, आपको पेंसिल और रबड़ का दाम पता है? आपको ये पता है कि दोनों 9 रुपए का है, ये नहीं पता कि कौन कितने रुपए का है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पेंसिल का मूल्य x, ठीक है, और रबड़ का मूल्य y, क्योंकि 2 चर वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2 चर ले सकते हैं, एक x और एक y। अब यहाँ पे ये बताओ, प्रश्नानुसार पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है? x की है। कितना उसने खरीदा? 2 खरीदा है ना, तो 2x स्थिति 1, 2x प्लस 3y। समझ में आई ये बात? कैसे भाई? इसने 2 पेंसिल खरीदा, तो 2 पेंसिल में जितने की होगी उसका गुणा कर दिया। 3 रबड़ खरीदा है, तो 3 रबड़ जितने की होगी 3 से गुणा कर दिया। इन दोनों का जो पूरा पैसा है वो किसके बराबर है? 9 का, क्योंकि 9 ही रुपए में तो इसने खरीदा है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करो? वैल्यू रख दो, x की जगह पे 1 रखो, x की जगह पे डब्बा बना लो आप।
एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया। एक्स की यहाँ पे क्या रखो, 0 रखो, इसको 0 रखो, सॉल्व करिए आप, कितना आएगा। तो एक्स पे 0 रखा भाई, एक्स पे 0 रखो ना, कितना हो जाएगा, 0 में तो 0 भाई, 0 में किसी का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। y = 9/3 कट गया, y3, यानी आप y अगर x 0 रख रहे हो तो y कितनी आ रही है, 3। अब y को 0 रखो, ठीक है, y को 0 रखो आप, तो ये मान लो 0 हो जाएगा यार पूरा भाई, 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर y में 0 रखा तो 3 × 0 तो 0 ही तो बनेगा, 0 हो गया, = 9, 2x = 9, x = 9/2, 4.5, ठीक है, यानी आप 9/2 ही रहने दो इसे, यानी इसको आपने y रखा तो ये कितना आ रहा है, 9/2 आ रहा है, ठीक है। अगर आपने y को 0 रखा है तो x कितना आ रहा है, 9/2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप x को 1 रखो, आप x को 1 रखो, 2 × 1 तो ये 2 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 - 2, 3y = 7, y = 7/3, यानी अगर x 1 रखा आपने तो y कितनी आ रही है, ठीक है। द्वितीय स्थिति आप निकाल लो, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 रख लो, 2 रख लो, यहाँ पे -2 रख लो, -1 रख लो, 2 रख के देख लो। अच्छा चलो यहाँ पे 1 नहीं रखना, 2 रख के देख लो, 2 रखो x की जगह पे, ये 4 हुआ, ये 9, ये 3y = 9 - 4 कितना होगा, 5/5 हुआ। अब y = 5/3 रख लो, यानी अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे तो ये 5/3 आया, तब इसको हटा दो भाई, इसको अगर आपको नहीं रखना है तो, ठीक है। स्थिति नंबर 2 में आप बनाओ इक्वेशन, पहले ये बीजगणितीय रूप बनाओ, ठीक है, बीजगणितीय रूप बनाओ। तो स्थिति 2 में कितनी रबड़ ले रही है उसके फ्रेंड ने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ लिया, तो ये 4 पेंसिल लिया ना भाई तो 4x हो जाएगा, पेंसिल का दाम x है, 6 रबड़ लिया तो 6y, 18, ठीक है। 2 कॉमन है, बोलो, ये समझ में आ गई होगी लाइन, कुछ किया नहीं, बस सॉल्व कर दिया है। 2 कॉमन लिया, 2 इसके नीचे चला गया, 18 में से 2 काटा, 2 कम 2, 2 9 18, 9 बच गया। अब फिर वही करो, डब्बा लो, रखो x y, x पे 0 डाल दो तो कितना बनेगा, x पे 0 डालो, ये 0 हो गया, y = 3, यानी ये 0 रखने पे ये 3 आ रही है, ठीक है। अब y को 0 रख लो, y को 0 रखो, कितना आएगा, ये 9/2 वही आएगा क्या, y की जगह पे 1 रखो, 0 रखो, 2x, ये 0 हो गया भाई, 9, x = 9/2, 9/2, ठीक है। आगे अब इसकी जगह पे 1 रखो, x की जगह पे 1 रख लो, तो क्या आएगा, 7y, कितना आया था, 7/3, y की जगह 1 रखो, इसमें x की जगह पे 2 × 1
प्लस 3y इक्वल टू 9, 2 एक कम 2, 3y, 3y इक्वल टू 9 माइनस 2, 3y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद आप क्या करो, इसको इस पे लिख दो। इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, इधर भी प्लस होता है, ठीक है। अब आप इसको रख लो। पहला आपका क्या है, 0 3 आओ कहाँ, x पे 0 जाना है, ये x होता है, x पे 0 जाना है, y पे 3, मतलब यहाँ पे आओ गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गई। ये रखना तो मैंने आपको सेकंड वाले चैप्टर में भी बताया है। 9/2 यानी 9 क्या होता है, 4.5 होता है, 4.5, 9/2 4.5 होता है, यानी x पे 4.5 जाओ, मतलब यहाँ पे आएगा ना, ये 5 मान लो तो एक तरह से यहाँ पे आएगा, 4.5 4-5 के बीच में, तो ये हो गया, यानी इसको मैच करा लो आप। इतनी बात समझ में आई, इसका मैच कराओ। 0 3 फिर से ले चलो, x पे 0 3 यानी यही आएगा, और ये भी यार वही आ जाएगा, 9/2, यानी तो ये इसी पे आ जा रहा है, इसी पे आ जा रहा है, इसका मतलब संपाती है, और संपाती होने का मतलब अनेक हल है। क्यों, क्योंकि वो एक ही पे है भाई, जितनी बार काटेगा उतने हल, तो एक ही पे है, तो एक बार वो एक ही पे जब है तो अनंत बार काट रही है, ठीक है, तो संपाती होने पे अनंत हल होंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, अतः इनके अनेक हल होंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।